हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 3 लगाते हैं। ओके, तो नियम वही रहेंगे। मैं आपको 3 से 4 सेकंड दूंगा ताकि आप खुद को चेक कर पाएँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एलोय है किस किस का मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर, सीधा क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या मिला हुआ होता है, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं जर्मन सिल्वर में क्या मिला होता है, किस किस से मिलके बना होता है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकिल और जिंक मिली होती है। ओके, कॉपर, जिंक और निकिल मिली होती है। ओके, सब लोगों ने ये क्वेश्चन पहले से ही पढ़ रखा होगा और इसका आंसर भी सभी को पता होगा। कॉपर, जिंक और निकिल मिलके क्या बनाते हैं? जर्मन सिल्वर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जर्मन सिल्वर में कितने परसेंट सिल्वर पाया जाता है। तो बस ये नाम है, सिल्वर मीन्स चांदी, तो चांदी इसमें 1 भी परसेंट नहीं पाया जाता है। आप देख ही रहे हो, कॉपर मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है और निकल मिला हुआ है। ओके, एजी कहीं मिला है? चांदी मिला है? नहीं मिला ना। तो ये केवल नाम रखा गया है जर्मन सिल्वर, पर इसके अंदर वास्तव में 1% भी सिल्वर नहीं पाया जाता, मतलब चांदी 1 भी परसेंट नहीं पाई जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? बताओ। कलपक्कम में जो परमाणु संयंत्र केंद्र लगा हुआ है, तो उसमें निम्न में से कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो कलपक्कम में जो परमाणु संयंत्र केंद्र लगा हुआ है, तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार आप बताएं। वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता होगा लगभग, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, वैसे वर्तमान में देखा जाए तो किससे बनाया जा रहा है? दुनिया की सबसे मजबूत और हल्की धातु क्या है? टाइटेनियम। सबसे मजबूत और सबसे हल्की धातु क्या है? टाइटेनियम। तो वर्तमान में जो मिसाइल वगैरह बनाई जाती हैं वो टाइटेनियम की बनाई जाती हैं। ओके, पर यहाँ पे टाइटेनियम आपको ऑप्शन में है नहीं, तो टाइटेनियम के बाद फिर एल्युमिनियम ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे एल्युमिनियम आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे? यानी क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या का निम्न में से किससे संबंध है, बताइए। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। ओके, परमाणु जब चक्कर लगाते हैं तो ये एक इधर को जाता है, एक इधर को जाता है। ओके, तो उसी को चक्रण बोलते हैं। ओके, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? चक्रण से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा 2882। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लिया ये कोई नाभिक है किसी परमाणु का, इसमें क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं अपनी कक्षाओं में। ओके,
तो देखते हैं, मान लो ये एक पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा। पर जो है इसका एक नियम होता है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी में कितने रह सकते हैं, चौथी में कैसे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पाँचवीं कक्षा। तो इसका एक नियम होता है। तो पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 रह सकते हैं, चौथी में 32, पाँचवीं में 50, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये निकाले कैसे जाते हैं, इनकी एक टेक्निक होती है, एक ट्रिक है, एक सूत्र है, 2n²। मान लो हमें चौथी कक्षा में निकालना है कि चौथी कक्षा में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 4 n की जगह पे कितना आ जाएगा, n की जगह पे आपका चौथी कक्षा में निकालना है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर ये स्क्वायर है तो ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 16 × 2 यानी कि 32 यानी 32। तो चौथी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32 रह सकते हैं। ओके, ऐसे आप किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो पहली कक्षा में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पर इनके भरने की टेक्निक एक दूसरी है, चलिए देखते हैं। अधिकतम अपनी कक्षाओं में इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन ये फिल कैसे किए जाते हैं। अब जब ये फिल कैसे किए जाते हैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। तो पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाते हैं, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरी कक्षा में 18 आने चाहिए, और चौथी में 32। ओके, तो चलिए अब इसका देखते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक 20 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाएगा। तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आपकी दूसरी कक्षा में होंगे, फिर क्या 2, 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब बचे कितने, 8 2 10 हो गए, अब बचे 10। तो आप कहोगे कि तीसरी कक्षा में सर जी 10 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये वाला सही है, 2, 8, 8, 2। तो ये कैसे हो गया। तो इसकी टेक्निक यही होती है कि पहली कक्षा में आप 2 भरो, दूसरी में 8 भरो, तीसरी कक्षा में आपके 8 फिल हो गए। 8 फिल होने के बाद जैसे ही आपकी तीसरी कक्षा में 8 फिल हुए, उसके बाद आप चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। कब तक, जब तक चौथी कक्षा में आपके 8 ना पूरे हो जाएं। मान लो चौथी कक्षा में आपके 8 पूरे हो गए, फिर भी आपके बचे हैं इलेक्ट्रॉन, तब आप फिर से तीसरी कक्षा में भरोगे। कब तक भरोगे, जब तक तीसरी कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन ना पूरे हो जाएं। तो इसलिए 20 वाले क्रमांक का क्या हुआ, 20 परमाणु क्रमांक वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। पहली कक्षा में 2 होंगे, फिर 8 होंगे, और फिर इसमें 8 हमने फिल कर लिए। अब ये फिर चौथी कक्षा में फिल करने लगेगा। 8 यहाँ हो गए, तो चौथी कक्षा में कितने, 2। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ख़त्म ही हो गए। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बस यहीं पे रोक दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2, 8, 8 और 2। मान लो यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पे इस वाले पे यहाँ पे हम 8 भर देते, और 2 जो बचते फिर यहाँ पे भरते तीसरे वाले में। ओके, तो आप समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया। ये सभी को पता होगा, परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया, बोहर और रदरफोर्ड ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, यही पता होगा आपको। रेडियो धर्मिता की खोज की हेनरी बेकवेरल ने। ओके, हेनरी बेकवेरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बताइए। तो इसका सही आंसर है जर्कोनियम। ओके, तो इसका सही आंसर है जर्कोनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसके अलावा ट्राइटियम, फ्रांसियम और एस्टेटिन
ये तीनों आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं और ज़ार्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है, यानी हाइड्रोजन का जलना क्या कहलाता है बताइए? हाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण? हाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण? हाइड्रोजनीकरण गलत है, हाइड्रोजनीकरण ऑक्सीकरण। ओके, देखिए क्या होता है कि किसी भी गैस, मतलब जो भी कोई भी गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी गैस जब जलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण। ओके, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलने की कोई भी गैस जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आ गया फिर से। अगला क्वेश्चन है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। आप बताओ। चलो हम बताते हैं। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है, लेकिन OF2 के केस में ये संख्या बदल जाती है। कैसे बदल जाती है चलिए निकाल के दिखाते हैं। ये है O और ये F और एक 2। ओके, तो इसको ऐसे निकालते हैं। O की जगह पे X मान लेते हैं, फिर प्लस का निशान F की जगह पे। अब F का पता होना चाहिए आपको। F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए ये पता होना चाहिए आपको, और बराबर करके 0। तो आप बताओ। तो F की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। ओके, अब -1 वो, चलिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये X प्लस और बराबर 0, तो ये OF2 है, तो ये X, तो अब O की निकालनी है हमें, तो O के नीचे हमने X मान लिया। और F की कितनी होती है? F की होती है -1, और ये 2 आपका F के साथ लगा हुआ है। ओके, तो ये ऐसे लिखा है OF, और ये नीचे F लगा हुआ है, 2 नीचे लगा हुआ है F के। ओके, OF2 ऐसे लिखा है, और यहाँ पे बराबर कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। O की जगह पे X प्लस का निशान, F की वैल्यू कितनी रखेंगे ये हमें पता होनी चाहिए। F की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 रखा, फिर इंटू 2 ये रखा, ये वाला 2 रखा, फिर बराबर का 0, बैलेंस करते हैं। तो देखिए आप, -1 की गुणा 2 से होगी तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और जब -2 आप बराबर के इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो आप बताओ, तो x बराबर कितना निकला? x बराबर +2 निकला आपका। ओके, तो ये OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? +2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? +2। ओके, तो आशा करते हैं आपको आज का टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग अपने साथियों को शेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू।